आज का दिन आजम खां के लिए बहुत बड़ी राहत का दिन रहा। आजम खां कई मामलों में कोर्ट का सामना कर रहे हैं। डूंगरपुर बस्ती जो बड़ा चर्चित मामला था, जिसमें यह कहा गया था कि उन्होंने डूंगरपुर बस्ती को ध्वस्त कराने के बाद उसमें लूटपाट की थी, उसमें मारपीट की थी। आजम खां को आरोपी बनाया गया था। जो पूर्व चेयरमैन थे अजहर खां साहब, उनको आरोपी बनाया गया था। पूर्व सीओ आल हसन खां को भी उसमें आरोपी बनाया गया था। आज वो मामला पूरी तरह से उसमें अदालत का फैसला सामने आ चुका है। उस फैसले में क्या बारीकियां रही, वो सब चीजें मैं समझूंगा उनके अधिवक्ताओं से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आजम खां को इस मामले में बरी कर दिया गया है। जी हां, आज आजम खां के लिए ये बड़ा दिन है। आजम खां के इस मामले में जो वकील इसमें मेहनत कर रहे थे, जिन्होंने पल पल इसको डायरेक्ट किया और चलाने के बाद आज यहां पहुंचे और उनके लिए आज ये बड़ा दिन साबित हुआ, वो मेरे साथ मौजूद है। जुबैर अहमद खां भी मेरे साथ मौजूद हैं, नासिर सुल्तान साहब भी हैं, और लोग जो साथी उनके रहे वो भी सब मौजूद हैं। मैं एक एक करने के बाद उनसे ये जानूंगा ये मामला क्या था। वकील साहब, आपसे शुरू करता हूँ। देखिए, ये मामला डूंगरपुर बस्ती से संबंधित था, जहां आज आसरा आवास कॉलोनी बनी हुई है। 3/2/16 की घटना दिखाते हुए कंप्लेनेंट ने एक कंप्लेंट की थी कि मेरे घर को तोड़ा गया और घर में से 15,000 रुपये की लूट की गई, जिसमें 6 लोगों को नामजद किया गया था। बाद में 1 साल के बाद 120B का मुल्जिम मोहम्मद आजम खां साहब को बनाया गया था। आज कोर्ट का जो फैसला है वो किस ग्राउंड पे आया है सामने? नहीं, ग्राउंड तो शुरू से ही ये सारे मामले बेसलेस हैं। इन कोई एविडेंस ही ऐसा कोई पेश नहीं कर पाया अभियोजन। उन्हीं ग्राउंड पे ये जजमेंट आया होगा, लेकिन अब ये सारी बात तो जजमेंट देख के ही हम बता पाएंगे। अच्छा, इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि इसमें कितने गवाह आपकी तरफ से रहे और अभियोजन ने इसमें कितने गवाह पेश किए, और वो जो कहना चाहते थे उसका तर्क क्या था इसका? देखिए, अभियोजन की तरफ से जो फैक्ट के विटनेसेस हुए हैं वो 5 हुए थे, और इसके अलावा पुलिस के गवाह थे। टोटल मिला के 14 विटनेसेस थे। डिफेंस की तरफ से जो डिफेंस के जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स थे वो फाइल किए गए थे। यहाँ एक बहुत अहम मुद्दा ये था कि 2012 में एसडीएम साहब का ये ऑर्डर हुआ था कि 1968 के एक फर्जी आदेश के बिना पर कुछ भू माफिया, जो लैंड माफिया थे, वो लोग उस पर क्लेम कर रहे थे डूंगरपुर की सरकारी ज़मीन पर, जिसके सिलसिले में एसडीएम साहब ने 2012 में आदेश पारित किया कि ये फर्जी आदेश है और इनका नाम, इन्होंने लेखपाल से मिलकर अपना नाम बढ़वाया है और इनका नाम उसमें से हटाया जाए। वो लोग 2012 से उसके बाद दोबारा एसडीएम साहब के यहाँ गए, दोबारा ऑर्डर को कंफर्म हुआ, रिवीजन में गए, रिवीजन में कंफर्म हुआ, हाई कोर्ट गए 2 बार, हाई कोर्ट में वो कंफर्म हुआ, फिर सिविल सूट डाला, सिविल सूट भी हार गए। ये तमाम प्रक्रिया 2016 तक चलती रही और उनको कोई, कोर्ट ने कहा ना उनके पास टाइटल है ना पोजीशन है। वही लोग 2012 के बाद जो इस मुकदमे के वादी हैं, उनको एक कागज़ बना के देते हैं कि ये हम ज़मीन आपको दे रहे हैं। तो जो इस मुकदमे के वादीगण थे, वो उनके पास कोई राइट ही नहीं था, ना इस ज़मीन की, गवर्नमेंट ज़मीन के वो मालिक थे और ना उनका पोजीशन था। ये घटना 3/2/2016 की बताते हैं, और 2015 से ही वहाँ कंस्ट्रक्शन चालू था। वहाँ डूंगरपुर की आवास आसरा कॉलोनी की जो कॉलोनी है वो 2015 से काम शुरू हो चुका था। तो ये कहना कि 3/2/2016 में जो लोग आए और इन्होंने हमारा घर तोड़ा और 15,000 की लूट लेके गए, तो 15,000 की लूट में जो एक्यूज्ड हैं वो टैक्स पेयर हैं, हज़ारों का टैक्स पे करते हैं, तो उनके हिस्से में 700-700, 800-800 रुपये भी नहीं आएंगे। इस तरह का एलिगेशन लगाया था और 800 रुपये में 500-500 रुपये की रिकवरी भी दिखा दी। अच्छा, तो ये बड़ा मतलब ये आजम खां को आरोपी, आजम खां साहब जो थे वो इसमें एफआईआर में नामजद नहीं थे। पहली विवेचक ने उनको मुल्जिम नहीं बनाया, दूसरे विवेचक ने मुल्जिम नहीं बनाया। जब आजम खां ने दूसरे केसेस में अपने आप को सरेंडर किया और वो जेल में निरुद्ध थे, सीतापुर जेल में, तो इस मुकदमे में जबरन फांसने के लिए उनको एक एक्यूज्ड के बयान पे उनको मुल्जिम बना दिया कि ये 120B में ये एक्यूज हैं। और वो दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो गया। जब ट्रायल हुआ, ट्रायल में वो अपना केस प्रूव नहीं कर सके। चैलेंज तो करेंगे इस फैसले को, वो सबका अधिकार है, वो तो किसी का भी अधिकार है। अगर हमारा कन्विक्शन होता तो हमें भी चैलेंज करने का अधिकार है। लेकिन ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमें निचली अदालत से ही इंसाफ मिला। चलिए, आज इंसाफ की बात कर रहे हैं जुबैर खां भी। यहाँ नासिर सुल्तान साहब है। ये जिस तरह से आज फैसला आया है,
जाहिर सी बात है कि आपके मन में ये खुशी तो होगी कि ये दूसरा केस है जिसको आपने जीता है, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या आने वाले जो मुकदमे हैं उनमें क्या रहेगा इसका? बहुत अच्छा लग रहा है। हमें पहले से सारे मामले हमारे नज़र में थे और हमने पहले भी कहा था जब एफआईआर दर्ज हुई थी कि इस तरह के मामले अदालतों में टिकते नहीं हैं, और वो आज अभियोजन अपना केस साबित नहीं कर पाया, उनकी बात फर्जी साबित हुई है। ये सही किस तरह से इनको इन्वॉल्व किया गया था? इसके पीछे मंशा क्या थी? मंशा सिर्फ एक लाइन में मैं मंशा ये कहूँगा कि मोहम्मद आजम खान साहब ने पार्लियामेंट की अपनी पहली स्पीच में अपना दामन पाक साहब ना बताया होता तो इतने दाग उनके दामन पर ना लगाए गए होते। बस ये पार्लियामेंट की पहली स्पीच और उसके बाद उनके दामन को दागदार करने का एक सिलसिला चला। ये 11 मुकदमे अगर झूठा आरोप भी लगाया जाता तो ये 11 मुकदमों का एक मुकदमा बनाया जा सकता था। जितने मुकदमे, सैकड़ों मुकदमे लगाए गए हैं, इनके 3 मुकदमे बनाए जा सकते थे, लेकिन जानबूझकर 3-4 मुकदमों को सैकड़ों मुकदमों में तब्दील किया गया। ये पूरा वो था इसका। जी बिल्कुल। ये पूरी, क्योंकि जो कानूनी चीजें होती हैं वो वकील साहब ही बता सकते हैं, लेकिन जो इसकी बारीकी थी, जो इसके पीछे ग्राउंड थी, वो वकील साहब ने बताई कि किस तरह से आजम खां को इसमें आरोपी बनाया गया था, जबकि वो एफआईआर में नहीं थे। 1 साल बाद उनको आरोपी बनाया गया। बहरहाल आज आजम खां और उनके साथियों को एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी करने के बाद एक बड़ी राहत दी है। अब देखना यही होगा कि जो अभियोजन पक्ष है वो इस फैसले को चैलेंज करता है या नहीं। इंडिया न्यूज के लिए फहीम खान, रामपुर।